नॉर्थ ईस्ट की अवस्थिति आप देख ही रहे हैं। और यही कारण है कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा उत्तर पूर्व का, यहाँ का संकट कई कारणों से गहराते जा रहा है। हालांकि उत्तर पूर्व के संकट की और भी कई बातें हो सकती हैं या कारण हो सकते हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ भारत की अवस्थिति से जुड़ी बात। हमारे सिलेबस में जो अगले दो टॉपिक उल्लेखित हैं उनमें एक टॉपिक है बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन। सीमा प्रबंधन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि हमारी सीमाओं के तीन रूप तो हैं, लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री। आपको इन सीमाओं का विवरण समझना है पहले तो, फिर असुरक्षा के कारण समझना है और फिर समझना है सुरक्षा के उपाय। अब समझिएगा, भारत में सीमा सुरक्षा ये विषय कभी भी बहुत लोकप्रिय विषय देश के नीति निर्माताओं के लिए रहा हो ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि हमारी सीमाओं की गैर गंभीरता को लेकर पुरानी सरकारों पर प्रश्न भी उठते रहे। तो चाहे नेहरू जी द्वारा अक्साई चिन्ह, ये वाला जो सीन था हमारा, उस पर गैर जिम्मेदार रुख या कथन कहना हो, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह के क्षेत्र का छिन जाना हो चीन के द्वारा, या फिर बांग्लादेश को न्यूमोर आइलैंड दे देना हो, श्रीलंका को, ठीक है ना, के साथ जो आइलैंड डिबेट चलता है, कच्चा तीवू आइलैंड के साथ श्रीलंका के साथ जो बात की जाती है कि उसको प्रदान कर दिया जाए, या फिर भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के तहत बांग्लादेश को अधिक क्षेत्र प्रदान करने से जुड़ी बात हो। तो ये कहा जाता है कि वी आर वेरी मच लिबरल रिलेटेड टू आवर बॉर्डर इश्यूज। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय तब आया जब हमारी जानकारी के बिना कारगिल में लोग बैठ गए। अभी कुछ समय पहले हमारी जानकारी के बिना डोकलाम में लोग बैठ गए। तो चाहे कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों का आ जाना हो या डोकलाम में चीनी सैनिकों का आ जाना, ये माना जाता है कि 2000 के बाद यानी 21st सेंचुरीज में हमने अलग अलग कारणों से अपनी सीमा सुरक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया। इनफैक्ट कारगिल इंसिडेंट के बाद तो एक समिति बनाई गई और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान करने की बात की गई या सीमा सुरक्षा को महत्व देने का हमने प्रयास किया। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो हमारी सीमा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हर स्तर पर अलग अलग हैं। यदि स्थलीय सीमाओं की बात करें तो मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ये अपरिभाषित हैं। चीन कहता है तुम्हारी मेरी बाउंड्री तो कभी तय नहीं हुई, डोगरा राजा से कश्मीर तिब्बत तय हुआ था और ब्रिटिश भारत के साथ मैकमोहन लाइन बनी थी, मैं क्यों मानूं। स्पष्ट हैं, पहाड़ों में, दर्रों में, नदियों में कई जगह क्लियर नहीं है। ये पारगम्य है, आसानी से छुपकर यहां से वहां जाया जा सकता है। सीमाओं के बारे में कहा जाता है ये आविष्ट हैं। आविष्ट मतलब एक दूसरे में घुसी हुई, जैसे भारत बांग्लादेश में था तो तीन तरफ से आप दूसरे से घिरे। ये सजातीय है। सजातीय का मतलब होता है कि जब आप दोनों तरफ देश में एक जैसी सीमाओं को देखते हैं, दोनों तरफ मतलब एक जैसे रहने वाले लोग हैं तो उनको सजातीय सीमाएं कहते हैं। इथनिसिटी सेम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं बर्मा से तो आसानी से आवागमन हो जाता है, तो ट्रैफिकिंग आसानी से हो जाती है, तो सजातीय सीमाएं। ठीक है, पोरस माना जाता है, यहाँ आसानी से सेंधमारी की जा सकती है। तो इन सब कारणों से हमारी स्थलीय सीमाएं क्या हो जाती हैं, संकट में। मेरा ये मानना है कि हमारी सीमा सुरक्षा से जुड़े संकट दो चीजों से जन्म लेते हैं, एक तो सीमा की प्रकृति से और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नेचुरल बाउंड्रीज आर द बेस्ट बाउंड्रीज एंड दे क्रिएट मिनिमम अमंग द नेशन। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि भारत चीन के बीच नेचुरल बाउंड्री होने के बावजूद सबसे बड़े विवाद है। तो मेरा मानना है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में यदि चीजें अच्छी हैं, जैसे हमने कहा हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, परिभाषित हैं, स्पष्ट हैं, निर्धारित हैं, पारगम्य नहीं हैं, तो
आपकी दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा आपके देश के साथ संबंध अच्छे हैं तो फिर आक्रमण अतिक्रमण जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी। इसी प्रकार वाटर बाउंड्री की बात करें तो हम पेनिनसुलर स्टेट हैं, लंबी तटरेखा है, कई देशों के साथ साझा होती है, बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो, और इस लंबी तटरेखा में आप ये देखेंगे कि प्रकृति के तौर पर सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं। फिर हिंद महासागर बड़ा व्यापार मार्ग है, हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स पर बात होती है। हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों का जमावड़ा है, हिंद महासागर के द्वीपों पर महाशक्तियां कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। हिंद महासागर में पायरेसी यानी समुद्री डकैती की समस्या है। हिंद महासागर के अंतर्गत पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स बहुधात्विक खनिज मिल रहे हैं। हिंद महासागर व्यापार मार्ग पर पुर्तगाल के समय अल्मेडा से लेकर अभी तक लोग शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी से अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। हिंद महासागर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गर्म जल तक सोवियत संघ, चीन जैसे देशों के पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो आप ये मानिए कि सुरक्षा की चिंताएं सिर्फ सीमा की प्रकृति से नहीं, किससे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ती है। दुनिया में सीमाओं के और युद्धों के 5 क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक युद्ध सिर्फ जमीन और समुद्र में लड़े जाते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एविएशन सेक्टर शुरू हुआ, तो फर्स्ट टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में युद्ध हवा में लड़े जाने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1970s में एयर मिसाइल डिफेंस का कंसेप्ट आया, स्टार वॉर का कंसेप्ट। तो अब तीसरी सीमा सामने आई जिसे स्पेस बाउंड्री कहा गया, और 2000 के बाद आप लें तो अब साइबर बाउंड्रीज में युद्ध लड़े जाते हैं। तो यदि आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब युद्ध क्षेत्र, अब 5 युद्ध क्षेत्र हैं, स्थल युद्ध, जल युद्ध, आकाशीय युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध, साइबर युद्ध, और 5 प्रकार की सीमाएं हैं, 5 प्रकार की सेनाएं हैं। तो 5 वॉर जोन्स, 5 बाउंड्रीज, 5 आर्मीज। तो ये जो आकाशीय सीमाएं हैं ये दिखाई भले ही ना देती हों लेकिन परिभाषित तो की जाती हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जलीय सीमा के अंतर्गत जो आपके सॉवरेन वाटर का एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स या 18 किलोमीटर के करीब का, इसके ऊपर तक का आकाश आपका होता है। और वर्टिकली यदि देखें तो कर्मन लाइन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका होता है। तो ये आपकी आकाशीय सीमा है। लेकिन आज इस आकाशीय सीमा में भी सेंधमारी की जा रही है। एक कॉन्सेप्ट आपके चाइना सी और जापान सी में आया है जिसे कहा जा रहा है, ठीक, एयर डिफेंस जोन्स। तो जब आप अपनी एयर बाउंड्री से बाहर जाकर अपने हवाई जहाजों को तैनात करते हो, लड़ाकू विमानों को तैनात करते हो, ये कहते हुए कि मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो ये एयर डिफेंस जोन की अवधारणा कहीं ना कहीं आकाशीय सीमाओं की सुरक्षाओं के लिए चिंता है। इसके अलावा आज दुनिया भर के देशों ने जाकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष में लगाए हैं कि हम दुश्मन की मिसाइल को अंतरिक्ष में ही क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये आकाशीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयाम है जहां पर मिसाइल युद्ध की परिकल्पना को लाया गया है। और सबसे बड़ा जो अवधारणा है आकाशीय युद्ध में वो साइबर वॉर की है, जहां पर आप साइबर क्षेत्र में पेनिट्रेट करके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाकर नुकसान कर सकते हैं। और इसी आधार पर सीमा प्रबंधन की रणनीति भी स्थलीय सीमा के लिए हो, जलीय सीमा के लिए हो, आकाशीय सीमा के लिए हो, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक, चाहे वो सैन्य अड्डों को बनाकर हो, चाहे वो ठीक। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो आप तारबंदी कर सकते हैं, सीमा बंदी कर सकते हैं, तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, ऊपर से निगरानी कर सकते हैं, या अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जासूसी उपग्रहों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारत का GPS जो है वो इस दिशा में प्रभावी हो सकता है। फाइटर रहित विमान यहाँ प्रभावी हो सकते हैं, ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। ये सब लैंड बाउंड्रीज में, और लैंड बाउंड्रीज की सुरक्षा के लिए ही हमने कहा है ना, इजराइल की तर्ज पर हम पाकिस्तान के साथ ऐसी सीमा बनाएंगे जिस सीमा के को कोई पार नहीं कर पाएगा। नए नए विचारों के साथ सीमा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है। ठीक, IN स्काई का विचार आया है, मिसाइल डिफेंस शील्ड का विचार आया है। तो ये सारे विचार इसके अंतर्गत दिखते हैं। ठीक, तो ये हमारी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए किए जा रहे अलग अलग प्रयास हो सकते हैं जहां पर आप इनका विवरण दे सकते हैं। आखिरी हिस्से में हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर बात की जाती है। और ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा एजेंसियों को या सिक्योरिटी एजेंसीज को जब हमको पढ़ना हो
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सुरक्षा एजेंसी एक तो राज्य की हो सकती है, दूसरी किसकी हो सकती है? केंद्र की। अब राज्य की एजेंसियों में पुलिस है, होमगार्ड है, ठीक है, एसएएफ है, स्टेट आर्म फोर्सेस हैं, सीआईडी है, एसडीआरएफ है। आजकल कोविड के दौर में डिजास्टर रिलीफ फोर्स पर बहुत सारी बात की जा रही है, ठीक, या फिर रेलवे पुलिस फोर्स है, आरपीएफ। स्टेट गवर्नमेंट इनके माध्यम से काम कर रही है। लेकिन सेंट्रल संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है। हमारे पास सेना है, सैन्य बल है, हमारे पास अर्ध सैन्य बल है, पैरामिलिट्री फोर्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अर्ध सैन्य बल में अब वही असम राइफल्स की स्थिति बची है। अर्ध सैन्य बल की ज़्यादातर संस्थाओं को अब ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 2011 में, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ही बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, ठीक है, आईटीबीपी है, एनएसजी है, एसपीजी है, एनडी, ठीक है, ये सारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आएंगी। अब यहां समझिए, ये सैन्य बल हैं, ये अर्ध सैन्य बल हैं जो कार्यवाही से जुड़े हैं, जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियों के अंतर्गत यदि आप बात करेंगे तो सीबीआई है, एनआईए है, सीवीसी है, ये अलग अलग एजेंसियां यहां पर काम कर सकती हैं। फिर गुप्तचरी एजेंसियों की बात करेंगे तो रॉ है, आईबी है, या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, नेटग्रिड है, आईटी से जुड़ा, फॉरेंसिक नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वगैरह, वो फॉरेंसिक एजेंसियां हो जाएंगी। तो केंद्र के पास इतनी सारी एजेंसियां हैं। अब यहां प्रश्न कैसे बनेंगे? लेवल 1 पर प्रश्न बन सकता है इन सुरक्षित जो भी अलग अलग एजेंसियों की हमने बात की है, इनके इतिहास पर, इनकी संरचना पर, इनके गठन पर, यह प्रीलिम से जुड़ा हो सकता है। और मेंस में पूछा जाएगा इनके कार्यों पर और इनके मूल्यांकन पर। मूल्यांकन मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। तो सीबीआई का एनालिसिस आ सकता है, एनआईए का एनालिसिस आ सकता है कि भाई इन्होंने कितने अच्छे से काम किया, इनसे जुड़े विवाद क्या हैं। जब भी इन सुरक्षा एजेंसियों के मूल्यांकन पर बात आएगी तो नेगेटिव्स पर आएगा, और नेगेटिव्स दो तरीके से बांट लीजिएगा, जनरल एंड स्पेसिफिक। जैसे सीबीआई के कुछ ना कुछ विवाद चलते रहते हैं, लेकिन जनरल सेंस में आप बात करें तो फिर बता दीजिएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या है, नियुक्तियों के राजनीतिकरण की समस्या है, सुविधाओं की समस्या है, वेतन की समस्या है। बताओ पुलिस और सेना में ये सब चीजें हैं कि नहीं? प्रभावी कार्यदशाओं की समस्या है, मानव अधिकारों के साथ जुड़कर काम करने की समस्या है, एनजीओस के दबाव की समस्या है, सिविल सोसाइटी के दबाव की समस्या है। आप समझ रहे हैं? गुप्तचर एजेंसियों के बीच आपस में समन्वय की समस्या है कि भाई पुलिस और इंटेलिजेंस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं आया, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं आया, तो इनकी समस्या है। सत्ता के दुरुपयोग की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, हर जगह घोटाले होते हैं। अब ऐसे 10 पॉइंट आपने बता दिए तो आपको एजेंसी आती हो चाहे नहीं आती हो, आप किसी भी एजेंसी का एनालिसिस करके डाल सकते हैं, धूमधाम से लिख सकते हैं एजेंसीज के बारे में। तो यही है भारत की सुरक्षा एजेंसियां। तो अभिव्यक्त टॉपिकों के अंतर्गत आपके सिलेबस के ये 8 से 10 टॉपिक हैं जिन पर चर्चा की जाती है। लेकिन इन्हीं टॉपिक्स को चर्चा करते समय ठीक कुछ अन्य टॉपिक्स हैं जिनको आपको जरूर और अलग से तैयार करना चाहिए। वो कंटेम्प्रेरी भी हो सकते हैं, वो ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला टॉपिक है टेररिज्म इन इंडिया, इंटरनेशनल, इस्लामिक, किसी भी रूप में हो, आतंकवाद, ये हमेशा प्रश्न का विषय बनता है।
दूसरा टॉपिक जिस पर आपको जरूर चर्चा अलग से करनी चाहिए वो है नक्सलिज्म। ठीक है। तीसरा टॉपिक है कम्युनलिज्म। चौथा टॉपिक है रीजनलिज्म। ये सब क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसका समाधान क्या है। आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। ठीक है। इसी रीजनलिज्म से जोड़कर आपको पढ़ना चाहिए शरणार्थी समस्या, माइग्रेंट प्रॉब्लम। अभी नॉर्थ ईस्ट की नहीं, पूरे देश की समस्या है। ठीक। फिर आपको पढ़ना चाहिए एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब। भले ही प्लस माइनस होता रहता है, ये सबसे कम इंपॉर्टेंस का है। एक्सट्रीमिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। भारत के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों की सुरक्षा चिंताएं कौन सी हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर भारत में उग्रवाद की स्थितियों पर अलग से, तो जम्मू कश्मीर पर चर्चा होनी चाहिए, पंजाब पर चर्चा होनी चाहिए और उत्तर पूर्व के राज्यों पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। फिर साइबर सुरक्षा के अंतर्गत जिन मुद्दों पर इस समय सबसे ज्यादा, ठीक, डेटा लीक की समस्या, ये भारत की सुरक्षा से कैसे जुड़ती है, इस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। सो डेटा लीक कैन बी एन इंपॉर्टेंट इशू, जिस पर प्रश्न किया जा सकता है या जिस पर प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों पर भी अलग से यदि आप चर्चा करेंगे और इसके बाद कंटेम्पररी विषयों पर जो बातें आ सकती हैं, तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक फ्रेमवर्क या ढांचे के अंतर्गत सारे टॉपिक्स को समाहित कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आतंकवाद क्या होता है, नक्सलवाद क्या होता है, संप्रदायवाद क्या होता है, शरणार्थी समस्या क्या होती है, इनको मैं कुछ छोटे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आतंकवाद पर हम पहले बात करें। वैसे ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बहुत प्रारंभ से निबंध वगैरह लिखने लगते हैं और अपने अपने तरीकों से इसको देखने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद कहते हैं टेरर से बना है, टेरर का मतलब है भय का वातावरण। तो जब कुछ लोग आपस में जुड़कर सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और उसे डराकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं, तो उसे आतंकवाद कहते हैं। ऐसा कॉपी बुक तरीके से आपने सुना होगा किताबी बातों में। और इसी आधार पर भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों को डराकर भारत से भगाने की जो रणनीति अपनाई, तो इसीलिए कुछ लोगों ने उनकी रणनीति को क्रांतिकारी आतंकवाद कहा, जिसका लोग विरोध करते हैं, कहते हैं उसको राष्ट्रवाद कहना चाहिए। तो लादेन ने अमेरिका को अफगानिस्तान या अरब जमीन से भगाने के लिए जो रणनीति अपनाई अलकायदा के माध्यम से, तो लादेन आतंकवादी हो गया। लेकिन वही लादेन अरब देशों के लिए तो क्रांतिकारी, और वही भगत सिंह भारत के लिए भी क्या है, क्रांतिकारी। तो यहां समझने की बात है कि हम इन शब्दों में बड़ा उलझ जाते हैं। उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद एक क्रमिक विकास की अवस्था है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि वैचारिक संघर्ष उग्रवाद है। यानी जब कोई व्यक्ति या समुदाय अपने विचारों में आक्रामक नजर आता है तो उग्रवादी है। और इसी को हम हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किससे जोड़ते थे, गर्मपंथ से जोड़ते थे। हमेशा याद रखिएगा, उग्रवाद हो, आतंकवाद हो या फिर अलगाववाद हो, सबके केंद्र में एक विचारधारा पर आधारित लड़ाई है कि अपनी विचारधारा को साबित करने की लड़ाई है। तो उग्रवाद वैचारिक संघर्ष है, ठीक है, और इसलिए ये अक्रिय संघर्ष है। और इसलिए गर्मपंथ की रणनीति थी लाल बाल पाल की, कौन से संघर्ष की, अक्रिय। ये उग्रवाद जब हिंसा से जुड़ जाता है तो सक्रिय हो जाता है, और इसीलिए उग्रवाद बदल जाएगा किसमें, आतंकवाद में। और इस आतंकवाद को जब जनता मिल जाती है या जनता का समर्थन मिल जाता है तो यह बन जाता है अलगाववाद। तो सच यह है कि
उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद। वैचारिक संघर्ष की क्रमिक अवस्थाएं। जहां हिंसा और जन समर्थन इसे आगे लेकर जाता है। तो उग्रवाद प्लस हिंसा आतंकवाद है, आतंकवाद प्लस जनता अलगाववाद है। तो अंतिम परिणति वैचारिक संघर्ष की अलगाववाद ही है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नक्सली हो, वास्तव में वो तकनीकी शब्द ये है, अलगाववादी आंदोलन है। अलगाववाद का सीधा मतलब है देश से अलग होने की लड़ाई, वर्तमान सत्ता और व्यवस्था को पलट देने की लड़ाई। अब इस लड़ाई के पीछे का विचार कुछ भी हो सकता है। वो विचार ये हो सकता है कि मैं इस्लाम का शासन लाना चाहता हूं, इस्लामिक टेरर। वो विचार ये हो सकता है कि मैं अपनी भाषा को स्थापित करना चाहता हूं, लिट्टे वाला सेहली बनाम तमिल टेरर। वो विचार ये हो सकता है कि मैं सिख राज्य की स्थापना करना चाहता हूं, खालिस्तान का टेरर। वो विचार ये हो सकता है कि मैं सर्वहारा को, ठीक है, जल जंगल जमीन लौटाना चाहता हूं, आर्थिक आतंकवाद। तो आतंकवाद आर्थिक, सामाजिक, नस्ली कई रूपों में होता है। वो आतंकवाद नस्ल के रूप में हो सकता है, यहूदी टेरर जिसको हम बोलते हैं, या चेचन्या में जो आतंकवाद है, या आपके चीन के जिंगजियांग प्रांत का से जुड़ा जो आतंकवाद है, बलूचिस्तान का जो आतंकवाद है। तो नस्ली आधार पर, वो संप्रदाय के आधार पर हो सकता है। शिया सुन्नी विभाजन में ही आईसिस का जन्म हुआ इराक में, तो वो एक प्रकार का आतंकवाद है। तो आतंकवाद के मूल में कोई भी कारण हो सकते हैं। एथनिक रीजन हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। इन सब से आतंकवाद जन्म लेता है। ठीक है। अब आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के प्रभाव, आतंकवाद को रोकने के उपाय, वो अलग अलग लेवल पर जा सकता है। ठीक। लेकिन मूल विचार यही है कि आतंक की भावना को फैलाकर व्यवस्था को बदलने का प्रयास आतंकवाद है। ठीक। आतंकवाद में यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या धर्म आतंक से जुड़ सकता है? अब ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। अब देखिए भाई, यदि धर्म को उसके मूल विचार में लिया जाए तो भारतीय परंपरा में धर्म ध्रा धातु से बना है, धारण करने योग्य। और धारण करने योग्य विचार कभी भी आपको किसी को मारने की अनुमति नहीं देंगे। तो भारतीय परंपरा में धर्म धारण करने योग्य विचार हैं, जो नैतिक हैं, सदाचारी हैं, पवित्र हैं, और इसलिए धर्म आतंक से नहीं जुड़ सकता। इवन इफ वी गो विथ वेस्टर्न ट्रेडिशन, हम पश्चिमी परंपरा में भी जाएं तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, और चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, हमारे जो है, हर धर्म के केंद्र में तीन विचार हैं: प्रेम, दया, सेवा, करुणा। ईसा ने भी वही बात की, पैगंबर ने भी वही बात की, गुरु नानक ने भी वही बात की, हमारे वेदों में भी वही बात है। तो धर्म अपने मूल चरित्र में कभी भी आतंक से नहीं जुड़ सकता। वो तो प्रेम, दया, सेवा, करुणा की बात करता है, इसलिए धर्म आतंकवाद से नहीं जुड़ सकता। और इन दोनों आधारों पर यह साबित किया जा सकता है। एक और बात, धर्म आपके यूरोप में रिलीजन कहलाता है। रिलीजन दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस लिगेयर, पुनः जोड़ना। तो धर्म सीमित को असीमित से जोड़ना है, जीव को ब्रह्म से जोड़ना है, इहलोक को परलोक से जोड़ना है, ऐसे बोलेंगे ना। और यदि जो जोड़ रहा है, आतंकवाद तो तोड़ रहा है, तो जोड़ने वाली चीज तोड़ कैसे सकती है? तो धर्म अपने नैतिक स्वरूप में, धर्म अपने जोड़ने वाले स्वरूप में, धर्म अपने सदाचारी स्वरूप में कभी भी आतंकवाद से नहीं जुड़ सकता। तो इसका मतलब ये जो बोला जाता है यहूदी टेरर, इस्लामिक टेरर, और अब तो कुछ लोग हिंदू भगवा टेरर भी बोल रहे हैं, ये सारे शब्द निरर्थक हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सच बात यह है कि धर्म अपने मूल चरित्र में आतंक से नहीं जुड़ सकता। लेकिन अब जो बातें कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। यदि धर्म की मूल समझ ना हो, यदि धर्म से जुड़ी गलत शिक्षा दी जाए, चाहे वो मदरसों में हो, चर्चों में हो, गुरुकुलों में हो, यदि धर्म की विकृत व्याख्या की जाए, यदि धर्म गलत हाथों में पड़ जाए, यदि धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर भ्रम फैलाएं और जिहाद का मतलब बुराई से लड़ाई नहीं, दूसरे धर्म से लड़ाई बताएं, तो धर्म आतंक से जुड़ेगा। प्रकार यदि धर्म अपनी मूल भावना, धर्म की अलग अलग लेयर दर्शन में बताई गई हैं,
अंदर की लेयर में धर्म में प्रेम, दया, सेवा, करुणा होता है, लेकिन धर्म की जो ऊपर की लेयर है ये है धर्म में मूल शिक्षा। फिर यहां पर होता है धर्म का क्या कहेंगे आप का पालन, और तीसरे लेवल पर होता है धर्म का प्रदर्शन, ऐसा मान लीजिए, और इसके ऊपर हो जाता है धर्म से जुड़े अंधविश्वास। तो यदि दुनिया के लोग धर्म की मूल चरित्र यानी केंद्र बिंदु को ना मानकर अपना पूरा ध्यान अपने आप को धार्मिक दिखाने में, धार्मिक आयोजनों में लगाएंगे, यानी जब लोग धर्म की ऊपरी लेयर से जुड़ते हैं, धर्म को ऊपर ऊपर से समझते हैं, तो फिर वो धर्म की सही समझ नहीं रख पाएंगे और इसलिए धर्म आतंकवाद से जुड़ जाएगा। तो धर्म की विकृत व्याख्या, धर्म पर गलत नियंत्रण, धर्म को गलत तरीके से परिभाषित करना, धर्म की मूल भावनाओं से ना जोड़ना धर्म को आतंकवाद से जोड़ सकता है। यहीं से तीसरा प्रश्न उठता है कि भाई जब सब धर्म आतंकवाद से जुड़ सकते हैं तो इस्लाम आतंकवाद से क्यों जुड़ा? इसकी व्याख्या करते हुए कुछ रीजन दिए गए। पहला रीजन तो यह दिया गया कि इस्लाम और ईसाइयत में क्रूसेड, आपने सुना होगा, धर्म युद्ध हजारों साल से चल रहा है। इस युद्ध में एक लंबे समय तक इस्लाम की जीत होती रही, लेकिन पुनर्जागरण के बाद इस्लाम पिछड़ता गया और ईसाइयत जीतती गई। इस्लाम अपनी इस हार की कुंठा को भुला नहीं पा रहा है। तो जब ईसाइयत ने पैसे से अपना प्रसार किया तो इस्लाम ने तलवार उठा ली, वही इस्लामिक आतंकवाद। दूसरी व्याख्या यह की गई है कि इस्लाम एक सेमिटिक रिलीजन है और सेमिटिक रिलीजन दूसरे धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वन गॉड, वन बुक, वन वर्शिप प्लेस के साथ वो बोलता है मेरे जैसे हो जाओ या नष्ट हो जाओ। तो सामी धर्म कहता है ठीक है कि या तो मेरे जैसे हो जाओ या नष्ट कर दिए जाओगे, इसलिए वो धर्म परिवर्तन की बात करता है, वर्चस्व की बात करता है। लेकिन सामासिक धर्म जैसे वैदिक धर्म है, वो कहता है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम रहो हम रहें, न तुम अच्छे न हम बुरे, न तुम जीते न हम हारे। भारत की सामासिकता में यही बात थी। तो सामासिक धर्म जो है, कंपोजिट रिलीजन जो है, उनके आतंक से जुड़ने की संभावना कम है, लेकिन सामी धर्मों की संभावना ज्यादा है और इस्लाम का सामी चरित्र से आतंक से जुड़ता है। तीसरे स्तर पर ज्यादातर इस्लामिक देश जो हैं वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो गरीबी स्पीड मनी से आतंकवाद से जोड़ देती है और अशिक्षा या गलत शिक्षा ब्रेन वॉश के द्वारा आतंकवाद से जोड़ देती है। फिर ज्यादातर इस्लामिक देश असफल देश हैं। असफल मतलब जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां खुलेआम हथियार बिकते हैं, इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बन जाते हैं। फिर इस्लामिक देशों के आतंकवाद से जुड़ने के पीछे अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार मानी जाती हैं, चाहे शीत युद्ध के दौरान आईसिस और अलकायदा को जन्म देना हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग को CIA द्वारा बढ़ावा देना हो, या खाड़ी युद्ध के नाम पर इन देशों में हस्तक्षेप करना हो, या अपनी तेल सुरक्षा के लिए इन देशों का तेल निकालना हो। अब जैसे भी आप तेल समझें, यहाँ कठपुतली सरकारों की स्थापना हो, यहाँ सऊदी अरब जैसे देशों के साथ जुड़कर अपने सैन्य अड्डों का विस्तार हो, और सारे इस्लामिक देशों की छाती पर मूंग दलने के लिए इजराइल का समर्थन हो। अमेरिका अकेला जिम्मेदार बन जाएगा इस्लामिक टेरर का दुनिया में। तो ये वो सारे कारण हैं जो इस्लामिक टेरर को बढ़ावा देते हैं। तो एक टेररिज्म से जुड़े प्रश्नों पर अलग अलग बातें की जा सकती हैं। यहाँ एक मुद्दा और भी उठाया जाता है और ये पूछा जाता है कि भाई भारत में इस्लामिक टेरर क्यों है? क्योंकि भारत तो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों को रखता है। शायद 10 साल बाद हम सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखेंगे। तो मुस्लिम बहुसंख्यक या क्या कहेंगे आबादी वाले देश में, बहुल आबादी वाले देश में इस्लामिक टेरर क्यों होगा? अपने लोगों को क्यों मारेंगे? दूसरी बात, भारत में इस्लामिक जीवन सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। भारत में इस्लामिक लोगों को पर्याप्त अधिकार है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि भारत के खिलाफ इस्लामिक टेरर नहीं होना चाहिए। भारत अरब देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। भारत मुस्लिम देशों को, मुस्लिम संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भारत में गंगा यमुनी तहजीब है। पर इन सब बड़ी बड़ी बातों के बावजूद इस बात से नकार नहीं सकते कि दुनिया में जो भी इस्लामिक आतंकी संगठन बनता है वो कहता है पहले दुश्मन अमेरिका इजराइल, दूसरा इंडिया। कोई तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो क्यों इस्लामिक टेरर हमसे बेवफा हो गया? कारण यह है कि यह सच है कि हमारे यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इस बात को आप नकार सकते हैं क्या कि सबसे ज्यादा गैर मुसलमानों की कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन इंडिया में है। चीन की तो आधी आबादी नास्तिक है। तो दूसरे धर्म के सर्वाधिक लोग यदि दुनिया में कहीं रहते हैं, इस्लाम से इतर गैर इस्लामिक तो भारत में रहते हैं। तो यदि उनको दारुल इस्लाम के सपने को पूरा करना है, इस्लामिक आतंकियों को, IS को, इस्लामिक स्टेट का, तो सबसे बड़ी आबादी दुनिया की 7-8 अरब आबादी में से 1 अरब तो भारत की हिंदू आबादी है। तो सबसे बड़ा बाधा भारत है और इसलिए इस्लामिक टेरर भारत के खिलाफ है। दूसरा कारण पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों का अघोषित देता है क्योंकि उसके पास इस्लामिक यानी परमाणु बम है। तो जो पाकिस्तान का दुश्मन वो भारत का दुश्मन हो जाता है। तीसरा, भारत के खिलाफ एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा है। अभी आपने सुना होगा अरब देशों में पाकिस्तान तो समय समय पर कश्मीर से लेकर भारत के आंतरिक भागों में मुसलमानों पर अत्याचार की बात उठाता रहता है। इसके अलावा भी ठीक है बहुत से ऐसे कारण हैं। तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भारत को एंटी इस्लामिक बताता है। कश्मीर एक बहुत बड़ा कारण है। ये कहा जाता है इस्लामिक देशों में कि फिलिस्तीन के बाद मुसलमानों के अधिकारों को सबसे ज्यादा कहीं छीना गया है तो कश्मीर में कहा जाता है। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि ऐसा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है
कि इस्लामिक टेरर भारत के खिलाफ हो जाएगा। तो ये सच है। एक और बात है, हम माने या ना माने, गाहे बगाहे भारत में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो कट्टरपंथियों के द्वारा हो, जिससे भारत में इस्लाम या इस्लामिक लोगों को असुरक्षित महसूस करवाया जाए। ठीक, अब ये घटनाओं में गलती किसकी है उस पर बात नहीं होगी, लेकिन मुजफ्फरनगर से जुड़े दंगे हों, गुजरात से जुड़े दंगे हों, माइनॉरिटीज की बात करें तो सिख दंगे हों, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो, हम माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की तमाम बातों के बावजूद उनके मन को जीतने में सफल नहीं रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे और क्या करें, तो वो अपनी अपनी सोच हो सकती है। अभी आप कोविड के दौरान देख रहे हैं, इसको कोविड जिहाद बना दिया गया भारत में। ठीक, हर मुस्लिम एक्टिविटी को जिहाद के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, घर वापसी जैसे प्रयास हैं। ठीक, फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम से लेकर हिंदू संस्कृति को अधिरोपित करने की बात है। सही है गलत है से परे, इससे इस्लामिक असंतोष देश के अंदर बढ़ता है और यह असंतोष भी इस्लामिक आतंक को देश में फैलाने के लिए सहायक होता है। तो ये इस्लामिक टेरर से जुड़ी बात टेररिज्म के अंतर्गत बताई जा सकती है। अब यही टेररिज्म जब एक साथ दिखाई देता है तो वो पंजाब में दिखता है, वो नॉर्थ ईस्ट में दिखता है और वो जम्मू एंड कश्मीर में दिखता है। जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कहानी है, वो इथनिसिटी से जुड़ी कहानी है, इस्लामिक टेरर से जुड़ी कहानी है। मैं जम्मू कश्मीर की कहानी को बहुत सीमित शब्दों में कुछ पंक्तियों में पिरोता हूं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हालांकि 370 के बाद, हटाने के बाद तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। मेरा मानना है, अच्छा हाँ, और इस कहानी को कहते समय मैं पहले ही वो कहते हैं ना कि एक स्पष्टता आपको देना चाहता हूं कि कोई जेंडर बायस होकर मैं इस चीज को नहीं ले रहा हूं, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। मैं कहता हूं कि कश्मीर एक ऐसी दुल्हन की तरह है जो प्यार पाकिस्तान से कर रही थी, उसकी शादी उसके पापा ने भारत से कर दी। अब मुद्दा यह है कि भारत 70 सालों से चुके अजय देवगन की तरह ऐश्वर्या का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। वो विकास पैकेजेस हों, वो बातचीत हो, वो वहां के गिलानियों जिलानियों को खिलाना, अंधावियों को खिलाना पिलाना हो, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, आरक्षण हो, सब्सिडी हो, कि किसी दिन दुल्हन का दिल बदलेगा और वो अपने पति से प्यार करेगी। लेकिन दुल्हन थोड़ी मनमर्जियां वाली, और दुल्हन 70 सालों से अनैतिक संबंध बनाए हुए हैं अपने प्रेमी के साथ। उस अनैतिक संबंध का नाम है सीमा पार आतंकवाद, पाक प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान की विचारधारा को फैलाना। अब 2019 में आके पति का सब्र जवाब दे गया, या पत्नी का सब्र जवाब दे गया, आप बोल लीजिएगा आपको बोलना। और उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत छूट दी इसी, और तुम्हारा दिल जीतने की बहुत कोशिश की। अब बोली से नहीं गोली से बात होगी, अब प्यार से नहीं मार से बात होगी। तो घर से बाहर निकल के दिखा, मैं टांग तोड़ दूंगा। यही है 370 हटाना। पति के तौर पर आप अमित शाह जी को देख ही रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि दिल जीतने की प्रक्रिया में यदि हम प्रभावी रूप से सफल नहीं हो सके, तो अब हमने यह प्रयास किया है कि हम दूसरे तरीके से अब कश्मीर को नियंत्रित